नमस्कार दोस्तों, मैं सेजल मिश्रा आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत की पहचान सिर्फ इसकी विविधता और सभ्यता से ही नहीं बल्कि इसके महान वैदिक ज्ञान से भी होती है। आज हम जानेंगे वेदों की रहस्य और उस युग की वैदिक संस्कृति जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को दर्शन, ज्ञान और विज्ञान की रोशनी दी है। तो चलिए हम आज वैदिक युग के बारे में एकदम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शायद भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग भारत में उत्तर पूर्वी ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से आए थे तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर बस गए। आर्यों ने वेदों, ब्राह्मणों, आर्यकों एवं उपनिषदों की रचना की। इनको सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम वैदिक युग के बारे में जानते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व की अवधि को वैदिक युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वैदिक युग एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है क्योंकि इस युग में आर्यों के घुमक्कड़ पशुपालक के जीवन में महान परिवर्तन हुआ तथा वे कृषि बन गए। यही नहीं, इस युग में राजनीतिक व्यवस्था तथा धर्म एवं समाज में भी काफी विकास हुआ। इसे वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के विषय में हमारा अधिकांश ज्ञान वेदों पर आधारित है। इसकी रचना इसी काल में हुई। आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं किया, अपितु यह प्रक्रिया अनेक शताब्दी तक जारी रही। प्रारंभ ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में जा बसे, जो 7 नदियों सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज तथा सरस्वती लुप्त नदी का प्रवेश था। आर्यों ने इसी प्रदेश में प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की रचना की। अब हम वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम वेद के बारे में बात करते हैं। वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसे श्रुति कहा गया है, यानी सुने हुए ज्ञान। देखिए, वेद को केवल सुना गया था, इसीलिए इसे श्रुति ज्ञान या फिर श्रुति नाम दिया गया। इसे अपौरुषीय भी माना जाता है, अर्थात किसी इंसान ने इसे नहीं रचा बल्कि ऋषियों ने ध्यान और तपस्या से इसका ज्ञान प्राप्त किया था। वेद शब्द विद से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना। प्रारंभिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद सम्मिलित थे। आर्यों के विषय में हमारा ज्ञान उनके धार्मिक साहित्य पर आधारित है जिसे वेद साहित्य कहा जाता है। वेद को विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है और ये करीब 1500 ईसा पूर्व का है। इसमें 1028 ऋचाएं यानी कि मंत्र है। यह प्राकृतिक शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य की स्तुति करता है। इसमें ज्ञान, दर्शन और भक्ति का अद्भुत संगम है। दूसरा हमारा यजुर्वेद है। यह यज्ञों और अनुष्ठानों का वेद है। इसमें यज्ञ की विधि, कर्मकांड और मंत्र दिए गए हैं। 2 भाग, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। थर्ड हमारा है सामवेद। यह संगीत का वेद है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए हैं लेकिन इन्हें गाकर पढ़ा गया है। इसमें 1549 मंत्र हैं। चौथा हमारा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, चिकित्सा, घरेलू जीवन, रोग निवारण आदि शामिल है। यह आम जनजीवन से जुड़ा वेद है। दोस्तों, वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया था उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं तथा जिस काल में अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद एवं ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद लिखे गए थे उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा पूर्व वैदिक युग है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व जिसका समय सीमा है। आर्यों का गृह स्थान। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। भारतीय आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थल सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां सरस्वती एवं दृश्यद्विती थी। ये मुख्य आधुनिक पंजाब में सीमित थी। इनकी बाह्य बस्ती पूर्व की ओर गंगा तथा यमुना के तट तक फैली गई थी और कुछ जनजाति अब भी सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल, स्वात, कुर्मम तथा गोमल नदी के तट पर रहती हैं।
आर्यों ने अपना घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया। ये मकान लकड़ी तथा बांस से निर्मित होते थे। इन घरों के अंदर आर्यों ने एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया, जिसका नमूना हम आज भी अपने चारों ओर देख सकते हैं। अब इनका राजनीतिक जीवन। प्रारंभिक आर्य लोग अनेक छोटे बड़े कबीलों के समूह में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ये 5 कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर एक कुनबा बनता था, जिसे विश कहा जाता था। अनेक विश मिलाकर एक जन बनता था। जन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ये कबीले पशुपालक थे, जो अपने पशुओं तथा चारागाहों के लिए प्रायः आपस में युद्ध करते रहते थे। कबीलों का मुखिया राजन कहलाता था। वह कानून एवं शांति स्थापित करने तथा अपने कबीले को युद्ध में विजय दिलाने हेतु उत्तरदायी होता था। अपने सेवाओं के बदले वे उसे लोगों से बलि स्वेच्छापूर्वक दान प्राप्ति होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, किंतु उसकी शक्तियाँ असीम नहीं होती थी। अपने जन के राजकाज में उसे अनेक पदाधिकारियों से सहायता मिलती थी। पुरोहित राजन के लिए सबसे अधिक धार्मिक अनुष्ठान करता था। सेनानानी सेनापति होता था। राजा जन के समस्त निवासी के साथ सभी समस्याओं पर चर्चा करता था। सभा कबीले की समिति होती थी। वह समिति से पेश कर लाता था, जिसे कबीले के मुख्य गणमान्य लोग सम्मिलित होते थे। सभा एवं समिति राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। अब हम इनका सामाजिक जीवन जानते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक होता था। कुल तथा परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध पुरुष होता था, जिसे कुलप कहते थे। समाज में स्त्री का सम्मानजनक स्थान होता था। वे स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन करने को स्वतंत्र होती थी। अपाला, घोषा आदि स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए व्याख्यात थी उस समय। अब इसमें था वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में दस्यु या दासों का विवरण मिलता है। संभवतः ये काले वर्ण के मूल भारतीय लोग थे। आर्यों के समाज में 2 प्रारंभिक वर्ण, गौर वर्ण और आर्य तथा काले वर्ण के दस्यु थे। देखिए, वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। तो रंग के हिसाब से यह विभाजन हुआ था। यह वर्ण विभाजन रंग पर आधारित था। दस्यु यानी दास को तुच्छ समझा जाता था, जिसे तुच्छ कार्य करने पड़ते थे। कालांतर में दस्यु शब्द का प्रयोग सभी गुलामों के लिए किया जाता था। आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ तथा आदरणीय व्यक्ति से होता था। कालांतर में वर्ण तथा जाति होती थी। समाज का विभाजन भी कार्यों के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण तथा पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय अथवा योद्धा कबीले की रक्षा करते थे। कृषक तथा शिल्पी वैश्य के कार्य करते थे तथा दास शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण अभी मैंने बताया धार्मिक अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय या फिर जो कबीले होते थे वो रक्षा करते थे, और कृषक और शिल्पी ये वैश्य का यानी व्यापार का काम करते थे, और सबसे नीचे जो हमारे दास होते थे वो शूद्र थे, वो कार्य करते थे। अब हम इनका थोड़ा बहुत धार्मिक जीवन जान लेते हैं। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, वरुण, आकाश, वृक्ष आदि की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे तथा बलि आदि भी नहीं देते थे। वे यज्ञ करते थे तथा देवताओं की स्तुति में मंत्रों का उच्चारण करते थे। इनका भोजन प्रारंभिक आर्य गेहूं, जौ, चावल, सब्जी, मांस, शहद, दूध, मक्खन तथा घी आदि का सेवन करते थे। सोम रस एवं सूरा उनके प्रमुख पेय थे, जो विशेष धार्मिक अवसरों पर लिए जाते थे। वस्त्र, पुरुष धोती तथा सिर पर पगड़ी पहनते थे। स्त्रियां साड़ी पहनती थी। वे आभूषणों की बहुत शौकीन हुआ करती थी। मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत, नृत्य, आखेट, घुड़दौड़ तथा जुआ आर्यों के ये मनोरंजन के प्रिय साधन थे। अब हम इनका आर्थिक जीवन जानते हैं। वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर केंद्रित था। वे कला, शिल्प, व्यापार तथा वाणिज्य से भी आजीविका प्राप्त करते थे। आर्य यद्यपि मूलतः पशुपालक थे एवं साथ ही साथ उन्होंने कृषि को भी अपनाया था। वे गेहूं, जौ, चावल, तिलहन, कपास तथा सब्जी आदि उगाते थे। वे मवेशी भी पालते थे। वस्तुतः मवेशी उनकी प्रमुख संपत्ति होती थी। मवेशियों की संख्या से उनका आर्थिक तथा सामाजिक स्तर निश्चित होता था।
वैदिक युग में गाय पालने पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अन्य व्यवसायों में वस्त्र बुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिससे लोग को वस्त्र प्राप्त होते थे। कालांतर में वे रंगाई तथा कढ़ाई में भी संलग्न हुए। इसके पश्चात बढ़ईगिरी का स्थान था, जो घर, फर्नीचर, रथ, गाड़ी, नावें तथा जलयान आदि बनाने में सहायक था। स्वर्णकारी, लाहौरी, चमड़े का कार्य आदि अन्य व्यवसाय थे। वैद्य तथा पुरोहितों का भी मुख्य स्थान था। व्यापार एवं समुद्री गतिविधि भी उल्लेखनीय थी। खुले सागरों में नौ संचालन होता था। बेबीलोन तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों के साथ वाणिज्य आदान प्रदान भी होता था। गांव आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयां होते थे। वे लेन देन के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। गाय को मानक मूल्य माना जाता था। उन दिनों निष्क नामक सिक्का प्रचलित था। तो ये था हमारा पूर्व वैदिक युग। अब अगला हमारा है उत्तर वैदिक युग, जिसकी समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल तक कुछ आर्य सप्त सिंधु से लेकर गंगा की घाटी तथा अन्य समीपवर्ती स्थानों पर पलायन कर चुके थे। इस काल में उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इस काल की मुख्य सूचनाएं हमें उनके अनगिनत साहित्य जैसे ब्राह्मणों, उपनिषद, पुराणों, महाभारत तथा रामायण द्वारा प्राप्त होती है। इसमें जनपद और महाजनपद थे। प्राचीन वैदिक काल जाति समाज विभिन्न राज्यों में परिवर्तित हो चुका था, जिसे जनपद कहते थे। जनपद का अर्थ वह स्थान जहां पर किसी विशेष जाति के लोग निवास करते थे। बाद में इनमें से कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण बन गए और उन्होंने अपना राज्य बढ़ाकर महाजनपद बना लिया। उदाहरण के लिए कुरु दो जातियों को मिलाकर बनी थी, भारत तथा पुरु। उन्होंने गंगा तथा यमुना दोआब का क्षेत्र मिला लिया। पांचाल ने दोआब के मध्य भाग यानी पांचाल देश को भी अपने साथ मिला लिया। जब पुरु तथा पंचाल एक दूसरे के निकट आए तो ये जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था में परिवर्तित होने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य सवर्ण कहलाने लगे। ये व्यक्ति उच्च जाति के थे, जिन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत शूद्रों को निम्न जाति का माना जाता था। ये सवर्णों से विशेषाधिकारी से वंचित थे। उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। यह व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित न होकर क्रमशः जन्म पर आधारित होने लगी। अब हम इनका राजनीतिक जीवन जानते हैं। राजा अपने राज्य का प्रमुख शासक तथा सेनापति था। वह राज्य का प्रमुख न्यायकर्ता होता था। वह अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखता था। वह महान राजाधिकार की पदवी का प्रयोग करता था। विभिन्न राज्यों का आकार और शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी तथा एक निश्चित क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। राजा अपने क्षेत्र के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता था। वह राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ भी करता था। राज्य का विस्तार होने पर वह अनेक अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। सेनानी सेना का नेतृत्व करता था तथा संग्रहिती कर वसूली करता था। बलि का स्थान अब शुल्क ने ले लिया था, जो अब एक नियमित कर था। निचले स्तर का शासन ग्राम सभाओं द्वारा होता था। सभा और समिति की भूमिका बदल गई थी। इसमें ब्राह्मणों तथा राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ गया था। युद्ध कला। आर्यों ने भारत में घोड़ों का प्रचलन किया। इनका प्रयोग घुड़सवारी तथा रथ खींचने में होता था। धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदाएं आदि आर्यों के प्रमुख हथियार थे। युद्ध क्षेत्र में नियमित निश्चित थे। अब इनका आर्थिक जीवन जानते हैं। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन था। इस युग में सिंचाई के साधनों में भी विकास के कारण कृषि में सुधार आया और उन्नत हलों का प्रयोग होने लगा। गोबर का प्रयोग खाद के रूप में होने लगा। भूमि पर उर्वरकता तथा उत्पादन में वृद्धि संभव हुई। आर्य लोग पशुपालन को बहुत महत्व देते थे। गायों को पवित्र माना जाता था तथा अग्नि मारने के आरोग्य समझा जाता था। गोवध करने वाले को देश से निकाला या मृत्यु दंड का प्रावधान था। व्यापार दूसरा प्रमुख साधन व्यवसाय था।
व्यापारियों ने स्वयं को श्रेणियों तथा संघों में संगठित कर लिया था। निष्क, सातमान, कृष्णमान के रूप में सिक्के भी प्रचलित हो गए, जिनका प्रयोग गाय के स्थान पर होने लगा। बुनाई, चर्म कार्य, बर्तन निर्माण, धातु ढलाई, बढ़ईगिरी तथा आभूषण बनाने जैसे शिल्प अधिक उन्नत हो गए। इस युग में विशिष्ट बर्तनों को चित्रित घूषणमाल कहा जाता था। सीसा, टीन, चांदी, सोना, तांबा तथा लोहे के धातुओं का प्रयोग आभूषण, लयान, उपकरण आदि बनाने में किया जाने लगा। रत्न आभूषण, रंग, रथ निर्माण, तीर कमान जैसी अन्य वस्तुएं भी बनाई जाने लगी। शिल्पकारों की श्रेणी भी बन गई, जिनके अध्यक्षों को श्रेष्ठ कहा जाता था। तांबे को लोहित अयश तथा लोहे को श्यान अयश कहा जाता था। अब हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जानते हैं। स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उच्च जाति की स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थी। उन्हें अपने पति चुनने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे सभी सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थी, किंतु उनका समाज में स्थान पुरुषों से नीचा था। अब आश्रम व्यवस्था जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का औसत जीवन 100 वर्ष का माना जाता था। इसे 25-25 वर्ष के 4 आश्रम, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम में बांटा गया था। देखिए, हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वेद हैं और 4 आश्रम हैं। इसको आप जान जाइए। वेदों में हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 आश्रम में हमारे हो गए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको अच्छे से आप रट लीजिए। अब हम धर्म के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और अग्नि की महत्ता कम हो गई थी तथा इनका स्थान प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने ले लिया था। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का स्वरूप निश्चित होने लगा। साथ ही धर्म में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। पूजा में बलि तथा जटिल कर्मकांडों का समावेश हो गया। ब्राह्मण इन कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को कराते थे। अंततः उनका महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में कर्म तथा मोक्ष में भी लोगों का विश्वास बढ़ गया। लोगों का यह विश्वास था कि बलि आदि संस्कारों से मनुष्य को पुनर्जन्म में मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजपूतों को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था, जहां वे साधारणतः परिवार के बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण कार्य अधिकांश मौखिक होता था। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी एक महान विदुषी थी। गुरुकुल में गणित व विज्ञान के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध कौशल भी सिखाए जाते थे। अब हम आर्य के संस्कृति का प्रभाव जानते हैं। आर्य संस्कृति के प्रभाव। वैदिक युग के आर्यों को कोई निश्चित भौतिक साक्ष्य नहीं मिलते। उनके विषय में हमारा ज्ञान उनके धार्मिक साहित्य पर निर्भर है। उनके निम्नलिखित योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता। आर्यों ने भारत संस्कृत भाषा प्रदान करने में उपमहाद्वीपीय में कई शताब्दी तक अनेक अजेय शक्ति बना रही। इसी से अनेक प्रादेशिक भाषा विकसित हुई। उन्होंने एक समृद्ध साहित्य की रचना की। उन्होंने दर्शन का विकास किया, जो वर्तमान धर्म की आधारशिला है। उन्होंने वनों को साफ करके अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ खते आधार विकसित किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा वैदिक काल, जिसमें मैंने आज आप सभी को उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वेद क्या है, आश्रम, जनपद, महाजनपद, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।